बच्चों, अकाउंटेंसी का सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, साझेदारी लेखांकन। ठीक है, ये आपका अकाउंटेंसी का सेकेंड चैप्टर है। अब आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि एक साझेदारी नहीं है, कुल मिलाकर 5 साझेदारी है। और अगर आप लोगों ने पहली साझेदारी पर ध्यान नहीं दिया तो आगे क्या होगा ये आप लोग अच्छे से जानते हो कि सभी साझेदारियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ साझेदारी की थ्योरिकल पोर्शन पर ध्यान देने लगाता हूँ। प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स मैं इसकी ब्लैक बोर्ड पर समझाऊंगा और कोशिश करूँगा कि ब्लैक बोर्ड पर आपको प्रैक्टिकल समझा सकूँ। ठीक है। साझेदारी व्यवसाय में अनेक व्यक्ति मिलकर व्यावसायिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। देखिए, पहली ही लाइन में उसने अपना उद्देश्य साबित कर दिया है। साझेदारी, पार्टनरशिप, मतलब हम बोलते हैं ना, और क्या पार्टनर, मतलब ये है कि हम अकेले नहीं, हम किसी को साथ लेकर चल रहे हैं। साझेदारी व्यवसाय में अनेक व्यक्ति मिलकर व्यावसायिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। यानी एक व्यक्ति नहीं होता, कई व्यक्ति मिलकर व्यावसायिक क्रिया को संपन्न करते हैं। यह यानी साझेदारी व्यवसाय व्यावसायिक संगठन के क्रमिक विकास की दूसरी अवस्था है। मतलब व्यावसायिक संगठन में 3 अवस्था होती है, एकाकी व्यापार, साझेदारी और कंपनी। तो एकाकी व्यापार तो आप पढ़ चुके हैं, नंबर 2 पे साझेदारी, नंबर 3 पे कंपनी है। तो एकाकी व्यापार के दोषों और सीमाओं से मुक्त होने के लिए साझेदारी संगठन की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हमारे आसपास जितने भी एकाकी व्यापार हैं, किराना दुकान, कपड़े की दुकान, एक शूज़ की दुकान, किसी अनाज वाले की दुकान, किसी फल वाले की दुकान, ये सब एकाकी व्यापार है। और एकाकी व्यापार में दोष बहुत होते हैं। क्या दोष होते हैं आप अंदाज़ा लगा लीजिए, लगाइए अंदाज़ा। एकाकी व्यापार में क्या दोष होते हैं? भाई, पैसा, पूंजी एक ही आदमी को लगाना है, मेहनत, प्रबंध, संचालन भी एक ही व्यक्ति को करना है। ठीक है, माल खरीदने का इंतजाम, माल बेचने का इंतजाम, वसूली का इंतजाम भी एक ही व्यक्ति को करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा उसके परिवार के कुछ सदस्य। ठीक है, हानि हुई तो एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार को होगी, लाभ होगा तो एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार को होगा। एकाकी व्यापार में कई प्रकार के दोष हैं, कई प्रकार के, और उन दोषों से मुक्त होने के लिए साझेदारी संगठन की आवश्यकता हुई है। ठीक है, एक अकेला व्यापारी, यानी एकाकी व्यापार की बात कर रहा है वो, कि एक अकेला व्यापारी सीमित पूंजी यानी कम पूंजी, असीमित दायित्व तो बहुत सारे कर्जे, सीमित प्रबंध की क्षमता, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़्यादा क्षमता का इस्तेमाल नहीं करता, बृहद व्यापार की संचालन व्यवस्था नहीं कर पाता। सीधी भाषा में उसने कहा गया है कि एकाकी व्यापार सफल नहीं हो पाता है। कुछ स्तर पर एकाकी व्यापार असफल हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति इतना सारा बोझा अकेले लेकर नहीं चल सकता, जबकि साझेदारी में कुछ व्यक्ति मिलकर तो मैंने कहा था आपको कि साझेदारी में कुछ व्यक्ति मिलकर व्यापार चलाते हैं। एक अकेला व्यक्ति नहीं होता, कुछ व्यक्ति मिलकर व्यापार चलाते हैं। उसमें से कुछ धनवान होते हैं, मतलब इनके पास पैसा होता है, कुछ अनुभवी होते हैं, कुछ संचालन की योग्यता रखते हैं, और कुछ व्यवसाय के अन्य मामलों में विशेषज्ञ होते हैं। जैसे 4 लोग मिल गए, एक के पास पैसा है, एक के पास ज्ञान है, एक के पास क्षमता है कार्य करने की, और एक के पास विशेषता है, वो अन्य चीज़ों को जानता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात कही गई है। इस प्रकार पूंजी, श्रम तथा व्यावसायिक कुशलता के समन्वय से साझेदारी का जन्म होता है। मतलब कुछ लोग पैसा लगा देते हैं, कुछ लोग श्रम लगा देते हैं, कुछ लोग मेहनत कर देते हैं, कुछ लोग अपना ज्ञान दिखा देते हैं। इस प्रकार 4-5 फैक्टर मिलकर साझेदारी का जन्म हो जाता है। व्यापार के लाभ हानि को सभी साझेदार आपस में बांट लेते हैं। मतलब शुरू सभी ने किया, मेहनत सब कर रहे, तो लाभ हानि आपस में बांट लेते हैं।
और साझेदारी सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते हैं। मतलब इस प्रकार सभी सदस्य को एक साथ साझेदार कहेंगे और उनके सामूहिक रूप को फर्म कहेंगे। मतलब उनका जो व्यवसाय है उसे फर्म कहेंगे और उन्हें साझेदार कहेंगे। ठीक है। और जिस नाम से साझेदार व्यापार करते हैं वह फर्म का नाम कहलाता है। तो आपको साझेदारी का अर्थ समझ में आ गया है। अब मैं आपको साझेदारी की आवश्यकता समझाता हूँ। एक व्यक्ति जब अकेला व्यवसाय करता है, एकाकी व्यापार की बात हो रही है, एक व्यक्ति जब अकेला व्यवसाय करता है तो उसे सीमित पूंजी यानी कम पूंजी की जरूरत होती है। मतलब उसके पास पैसा कम होता है। असीमित दायित्व तो उसके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा होता है, दायित्व तो उसका बहुत ज़्यादा होता है, एक ही व्यक्ति को सब संभालना होता है। सीमित व्यापार क्षेत्र, उसके व्यापार का क्षेत्र सीमित होता है, वह कई जगह ध्यान नहीं दे पाता, अपने ही क्षेत्र में रह जाता है। सीमित प्रबंध की क्षमता, उसे कार्य करने की क्षमता इतनी अधिक नहीं होती, वो सब जगह ध्यान नहीं दे पाता, अनेक दोषों का सामना करना पड़ता है। मैंने बोला आपको एकाकी व्यापार में कई प्रकार के दोष होते हैं। एक अकेला व्यक्ति करे भी तो क्या करे, ऐसे में उसका व्यापार विकास की ओर बढ़ने लगता है। और अगर उसका व्यापार आगे बढ़ना चाहता है और वह व्यक्ति बड़े पैमाने पर व्यापार करना चाहता है तो उसे अन्य व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह अकेला उस व्यापार की संचालन व्यवस्था नहीं कर पाता। इसलिए साझेदारी का जन्म होता है। ठीक है। अब साझेदारी का जन्म क्यों होता है बताया गया है। व्यापारिक सफलता के लिए उसमें सभी आवश्यक गुण नहीं होते। मतलब एक व्यापारी में सभी गुण नहीं होते, इसलिए उसे अन्य व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है। उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती, लेकिन व्यापारिक योग्यता और प्रवीणता का अभाव होता है। मतलब ये है, हो सकता है उसके पास सभी गुण ना हो सकता है उसके पास पर्याप्त पूंजी हो लेकिन योग्यता ना हो सकता है कि वह योग्य हो, चतुर हो, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं हो। कई प्रकार के फैक्टर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर, साझेदारी को शुरू करने का सबसे पहला फैक्टर क्या है पता है आपको? ये है कि हो सकता है उसके पास सभी गुण नहीं हो, या हो सकता है उसके पास पर्याप्त पूंजी हो लेकिन व्यापारिक योग्यता ना हो, प्रवीणता ना हो, कुशलता ना हो, वो चतुर ना हो, या हो सकता है कि वो योग्यता भी रखता हो, चतुर भी हो, लेकिन उसके पास पूंजी ना हो। इसलिए व्यापारी ऐसे सहभागियों की तलाश करता है, ऐसे साथियों की तलाश करता है जो व्यापार में लगाई गई पूंजी लगाए, व्यापार की देखभाल करे, लाभ हानि की जिम्मेदारी ले। और ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत साझेदारी संस्था का जन्म होता है। यानी कुल मिलाकर ये कहा गया है कि सभी लोग आपस में मिलकर जब व्यापार करें, हाथ एक दूसरे का साथ दे, उसे साझेदारी कहेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साझेदारी की परिभाषा। और साझेदारी की ये परिभाषा सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है, यानी आपस में मिलजुल कर एक संबंध स्थापित किया जाता है कुछ व्यक्तियों द्वारा जो किसी ऐसे व्यापार के लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हैं। मतलब ये आपस में मिलजुल के लाभ बांटते हैं, ऐसे व्यापार का लाभ बांटते जो सबके द्वारा चलाया जाए या सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाए। मतलब सब लोग मिलकर भी इसे चला सकते हैं या सबकी सहमति से कोई एक व्यक्ति भी उसे चला सकता है, उसे साझेदारी कहते हैं। ठीक है। ये परिभाषा है। अब हम पढ़ेंगे साझेदारी की विशेषताएं या लक्षण। ठीक है। तो तैयार रहे आप। सबसे पहली विशेषता है साझेदारों के बीच अनुबंध। साझेदारी अनुबंध द्वारा स्थापित होती है। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब कोई, आपने देखा होगा कि परिवार में जब शादियाँ जुड़ती है तो दोनों परिवार आपस में मिलकर एक अनुबंध करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसे आप अपनी भाषा में कुछ और भी कह सकते हो। हर अपने अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग लोग इस शब्द का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा होता है जब दो परिवार के लड़का और लड़की आपस में शादी उनकी फिक्स होती है तो दोनों परिवार के कुछ सम्मानजनक लोग आकर एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां वो अपने अपने पक्ष रखते हैं और किस प्रकार से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा इसके बारे में निर्णय करते हैं। ठीक है। तो साझेदारी में भी तो यही होगा, क्योंकि यहाँ कुछ लोग आपस में मिलकर व्यापार करने जा रहे हैं तो इन फ्यूचर भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, एक अनुबंध कर लेते हैं।
साझेदारी अनुबंध द्वारा स्थापित होती है। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट द्वारा स्थापित होती है। ठीक है, अतएव साझेदार के मध्य अनुबंध होना आवश्यक है। मतलब साझेदारों के बीच में अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है। लिखित भी हो सकता है, आप लिखकर भी कर सकते हैं, मौखिक भी हो सकता है। वैसे लिखित अनुबंध श्रेष्ठ होता है, लिखना अच्छा होता है। भविष्य में कोई प्रॉब्लम आई तो लिखा हुआ होना चाहिए। समझौते के अंतर्गत वैध अनुबंध को समस्त बातों का होना आवश्यक है। मतलब इसमें सारी बातें लीगली, कानूनी रूप से लिखना जरूरी है। जैसे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, जितने भी लोग वहाँ बैठे हो सब स्वतंत्र रूप से सहमत हो। प्रतिफल, लाभ हानि को बांटने के लिए सहमत हो। न्यायोचित उद्देश्य, साझेदारी के उद्देश्य उसके अंदर आ जाए। ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो चल जाएगा। सीधी भाषा में आप ये लिख देना कि साझेदारों के बीच में वैध अनुबंध होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी घटना होने पर या भविष्य में कोई भी वाद विवाद होने पर अनुबंध प्रस्तुत करके उसका निपटारा किया जा सके। ठीक है, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साझेदारी का यह भी लक्षण है कि इसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति हो सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति साझेदार नहीं कह रहा है, वो तो एकाकी व्यापार। कम से कम 2 लोग मिलकर साझेदारी चला सकते हैं और अधिक से अधिक 50। यद्यपि साझेदारी अधिनियम में अधिकतम संख्या के संबंध में मौन है। मतलब भारतीय साझेदारी अधिनियम में अधिकतम संख्या के बारे में कोई भी अभी रूल नहीं बना है, किंतु भारतीय साझेदारी अधिनियम ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय कंपनी अधिनियम के रूल 10/2014 के अनुसार एक साझेदारी संस्था में 50 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। वर्तमान में अधिकतम संख्या के बारे में बैंकिंग और सामान्य व्यवसाय में यह नियम लागू होता है। सीधी भाषा में अधिकतम सदस्य 50 हो सकते, कम से कम 2 हो सकते। ठीक है, वैध व्यवसाय का होना, साझेदारी के लिए किसी व्यवसाय का होना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले तो साझेदारी के लिए व्यवसाय का होना आवश्यक है। 4 लोग मिलकर एक दुकान खोल के बैठ गए, किसी ने पूछा भाई क्या करते हो, बोले कुछ नहीं, तो ये साझेदारी है क्या? नहीं, ये साझेदारी थोड़ी है। साझेदारी के लिए व्यवसाय का होना आवश्यक है, यानी आपके पास एक कारण होना चाहिए कि भाई हम ये बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, यदि कोई समझौता व्यवसाय चलाने के लिए नहीं है तो उसे आप साझेदारी नहीं कह सकते। मतलब अगर आप 4-5 लोग मिलकर कहीं एक जगह जमा हुए हैं और वहाँ कोई व्यवसाय नहीं चल रहा तो वो साझेदारी थोड़ी कहलाएगी। साथ ही साथ व्यवसाय वैध होना चाहिए। वैध मतलब कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए। ऐसा पता चल रहा है कि आप 4-5 लोगों ने मिलकर कोई ऐसा व्यवसाय कर लिया जो गैर कानूनी है तो वो साझेदारी व्यवसाय नहीं माना जाएगा। ठीक है, व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना और बांटना है। साझेदारी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना होता है। तो किसी एक व्यक्ति को मिलना चाहिए क्या? नहीं, और साझेदारों में उसे बांटना है। ठीक है, इसलिए कोई भी व्यवसाय परोपकार की दृष्टि से किया जाए तो साझेदारी के अंतर्गत नहीं आएगा। पिछला चैप्टर आपने देखा था, वह समाज सेवा के अंतर्गत बहुत सारे लोग मिलकर जनता की सेवा करते थे, वो साझेदारी थोड़ी था, वो तो गैर व्यापारिक संस्था था। लेकिन साझेदारी का एक ही उद्देश्य होता है, व्यापार चलाना, वस्तुएं बनाना, वस्तुएं खरीदना, वस्तुएं बेचना, उत्पादन करना, फैक्ट्री शुरू करना। ठीक है, और लाभ कमाना और आपस में बांटना। समाज सेवा साझेदारी के अंतर्गत नहीं आता। व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा या किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, ये इसका मतलब है। जैसे कि देखिए, व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा अर्थात साझेदारों के स्वामी का प्रतिनिधित्व का संबंध होना है। इसका मतलब क्या है बताता हूँ मैं। साझेदारी के अंतर्गत व्यवसाय का जो संचालन होता है, व्यवसाय को जो चलाया जाता है, समस्त साझेदारों द्वारा चलाया जाता है। ऐसा भी हो सकता है या सबकी ओर से एक साझेदार भी इसको हैंडल कर सकता है। वैसे 15 लोग हैं और 15 के 15 साझेदारी को चला सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है 15 में से किसी एक को चुन लिया गया और वो सबकी ओर से साझेदारी चला रहा है, ऐसा भी हो सकता है। वास्तव में साझेदारी की यह विशेषता है कि प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का प्रतिनिधि होता है। मतलब साझेदारी में कोई एक मालिक नहीं होता, हर कोई अपनी फैक्ट्री का मालिक होता है और हर कोई उसका प्रतिनिधि भी होता है। वह अपने कार्यों से फर्म के अन्य साझेदारों को उत्तरदायी बनाता है। मतलब उसके कार्य और उसके उत्तरदायित्व अन्य साझेदारों के समान ही होते हैं। प्रत्येक साझेदार फर्म का प्रतिनिधि भी है और स्वामी भी है, मालिक भी है और एजेंट भी है। मतलब वो स्वामी इसलिए क्योंकि उसने पैसा लगाया है और एजेंट इसलिए क्योंकि उसको काम भी करना है। ठीक है, इतना काफ़ी है। इसलिए साझेदारी व्यवसाय का संचालन समस्त साझेदारों द्वारा या सबकी ओर से या किसी एक साझेदार द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, संयुक्त और व्यक्तिगत दायित्व। संयुक्त मतलब एक साथ, व्यक्तिगत मतलब स्वयं का। साझेदार का दायित्व असीमित होता है। साझेदारों का जो दायित्व होता है असीमित होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती।
फर्म की संपत्ति से दायित्व पूरा नहीं हो पाता है तो ऋणदाता अपने साझेदारों अथवा किसी एक साझेदार की निजी संपत्ति से ऋण वसूल कर सकता है। इसका मतलब ये है कि साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। अगर आपकी फर्म के ऊपर कर्जा हो जाए तो साझेदारी व्यवसाय की सभी संपत्तियों को बेचकर कर्जा अगर नहीं उतर पाता है तो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों को बेचकर भी कर्जा उतारा जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि साझेदारों का दायित्व असीमित होता है ना। उसके बाद आप ये पढ़ सकते हो पृथक अस्तित्व का अभाव। साझेदारी फर्म में साझेदारों का अस्तित्व पृथक पृथक नहीं होता है, मतलब साझेदारों को साझेदारी के साथ जोड़ के रखा जाता है। ठीक है, अधिनियम के अनुसार ये अभिन्न है। साझेदारों का सामूहिक नाम ही साझेदारी फर्म है ना। साझेदार को साझेदारी फर्म से जोड़ के देखा जाता है। फर्म के अंदर कोई घटना घटी तो उसका दायित्व तो सभी साझेदारों पर होगा, किसी एक पर नहीं। अतएव फर्म के दायित्व और अधिकार ही साझेदार के अधिकार और दायित्व, यानी फर्म, आपका व्यापार, आपका व्यवसाय के जो दायित्व है वही सभी साझेदारों का दायित्व है। मतलब फर्म और साझेदार अलग अलग नहीं होते, ये एक ही होते हैं। हित हस्तांतरण पर प्रतिबंध। हित यानी हिस्सा। एक साझेदारों के बीच एक पारस्परिक समझौता है। साझेदारी व्यवसाय साझेदारों के बीच किया गया एक समझौता है, इसलिए एक साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति के बिना, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम है, देखिए, एक साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति के बिना अपना हित यानी हिस्सा बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता, किसी और को अपना हिस्सा नहीं दे सकता। ठीक है, इस प्रकार ये 8 विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं कि भाई फर्म में साझेदार कौन हो सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है। मैंने बताया आपको कि साझेदारी का जो जन्म होता है वो कॉन्ट्रैक्ट से होता है, अनुबंध से होता है। अतः साझेदार बनने के लिए व्यक्ति में अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो व्यक्ति अनुबंध का पालन करे वही साझेदार बन सकता है। नियमों का पालन करे, बनाए हुए नियमों का पालन करे। साझेदार बनने के लिए आवश्यक शर्तें: व्यक्ति वयस्क होना चाहिए, अर्थात उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता। उसका मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए, यानी वो किसी प्रकार से मानसिक रूप से बीमार नहीं होना चाहिए, और उससे किसी राजनियम या कानून द्वारा अनुबंध के अयोग्य घोषित नहीं किया जाए, मतलब उस पर किसी प्रकार का कोई धारा या केस न चल रहा हो। उपरोक्त तीनों शर्तों में से एक भी अधूरी रह जाए, देखिए 3 शर्तें हैं, 18 साल का होना चाहिए, दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस या धारा दर्ज नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त तीनों शर्तों में से अगर एक भी शर्त अधूरी हो जाए तो व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता। जैसे कोई व्यक्ति 18 साल का भी है, उसके ऊपर कोई कानूनी रूप से कार्रवाई भी नहीं की गई, लेकिन वो दिमागी रूप से अस्वस्थ है, या कोई व्यक्ति दिमागी रूप से स्वस्थ है और 18 साल का भी, उसके ऊपर कोई कानूनी धारा चल रही है, मतलब तीनों शर्तों का एक साथ पूरा होना जरूरी। तीनों में से एक भी शर्त छूट जाए तो साझेदार नहीं बन सकता। साझेदार बनने के लिए तीनों शर्तों का एक साथ पूरा होना आवश्यक है, और ये शर्तें पूरी होने पर माता पिता, भाई बहन, बहन भाई, जीवन साथी, 2 बहनें, 2 मित्र आपस में साझेदार बन सकते हैं।